हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एमपी टेट वर्ग 3 एवं सी टेट के लिए मैथ्स पेडागोजी गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका ये पहला वीडियो है और इसमें हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर आ रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया जा रहा है। जहाँ जहाँ जिस जिस अध्याय या जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उन सभी अध्यायों को लिया गया है और उनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को लिया गया है। इसलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के माध्यम से एक अच्छा और बेहतरीन रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आपकी समय की बचत होगी और आप किसी अदर काम को करते करते हुए भी ऐसे प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आप परीक्षा में ज़रूर ही सफल होंगे। और मुझे आशा है कि सफल ही नहीं, आप बेहतरीन अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। चलिए तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कक्षा 1-2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों के द्वारा गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए, या कक्षा 1-2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, या अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न को सबसे पहले समझना है कि गणित शिक्षण और अधिगम के लिए क्या जरूरी है या क्या सही है। तो इसका सबसे उचित आंसर होना चाहिए बी, अर्थात गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन करके पढ़ाया जाना चाहिए। इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्यों या क्योंकि वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एकरूपता तथा दिनचर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर करते हैं, या प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं, या विद्यार्थियों की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता में संवर्धन सहायक हैं, या वे गणित में कम सफल विद्यार्थी तथा मंद गति से सीखने वाले विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात वे प्रत्येक विद्यार्थी की स्थानिक और विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक होती हैं। प्रश्न को दोबारा से समझ लीजिए दोस्तों, यदि समझ में नहीं आया तो। ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्होंने कहा है कि गणित के जो पीरियड या कक्षा है उसमें मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप और चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियाँ क्यों जरूरी हैं। तो इससे क्या होगा? स्थानिक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता में विस्तार होगा। इससे अच्छी समझ या अच्छी मानसिक स्तर को डेवलप कर पाएगा विद्यार्थी। इस प्रकार से इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है, औपचारिक या अनौपचारिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्राइमरी कक्षाओं की बात कही गई है और प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित को किस स्तर से पढ़ाया जाता है, औपचारिक रूप से, फॉर्मल या अनौपचारिक रूप से। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी, अर्थात केवल दूसरा ही होना चाहिए। अर्थ देखिए, प्राइमरी स्तर पर आप फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ा सकते हैं, इसमें अनौपचारिक क्रियाएं अपनाई जाती हैं या नियम की कोई बाध्यता नहीं होती है। इस प्रकार से अनौपचारिक रेखा गणित का ही अध्ययन किया जाता है और इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, एक शिक्षक गणित कक्षा में समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समुदाय और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन देख सकते हैं, एक दूसरे के विचार को संसाधित करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए,
या कई स्तर के साथ जुड़े कार्य प्रदान नहीं करना चाहिए, या शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान नहीं करना चाहिए, या प्रश्न हल करने के लिए कक्षा को छोटे समूहों में विभाजित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति प्रदान नहीं करना चाहिए। बाकी देखिए, उसे विचारों को संधारित करने के लिए भी प्रोत्साहित करना चाहिए, कई स्तर के साथ जुड़े कार्य भी प्रदान करना चाहिए, और छोटे समूहों में भी बांटना चाहिए। परंतु इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अर्थात शुरू करने के लिए प्रश्न को हल करने हेतु रणनीति नहीं पहले से बतानी चाहिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी खालिस्तान को छोड़कर नीचे दिए गए प्रकरणों का एक परिणाम है, यानी कि इनमें से कौन सा छोड़कर छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, अर्थात केवल दूसरा है ना, गहराई से समझ को छोड़कर नीचे दिए गए प्रकरणों का एक परिणाम है। यदि रुचि और प्रेरणा की कमी है तो क्या होगी, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता होगी, प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों का स्मरण करेगा। स्मरण मतलब यहाँ पर वो चीज़ों को ज्यों का त्यों याद करेगा, वो ज्यों का त्यों वो कॉपी में या पेपर में छाप के आएगा, परंतु उसकी अंडरस्टैंडिंग या समझ विकसित नहीं हो पाएगी। तो इनकी कमी के द्वारा ही हम केवल प्रतीकात्मक या सांकेतिक भाषा को ही हम समझ सकते हैं, ज्यों का त्यों उन्हें हम सूत्रों के माध्यम से स्मरण कर सकते हैं, परंतु उसमें गहराई से समझ को हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देखते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि गलत, सही नहीं है मतलब गलत पूछा, तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए ए, अर्थात ये विशेष शिक्षा के समान है। उपचारात्मक शिक्षण कैसा है, ये विशेष शिक्षा के समान है, ये बात गलत है। इस प्रकार से सही आंसर तो यही माना जाएगा क्योंकि गलत चीज़ ही यहाँ पर पूछी है। जबकि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में प्रत्येक छात्र ध्यान दिया जाता है, प्रत्येक छात्र पर केवल विशेष ज़रूरत वाले छात्रों के लिए ही नहीं है, यह सभी के लिए उपयोगी होती है। उन छात्रों के लिए जो अपने साथियों की तुलना में पिछड़ जाते हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होती है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए। अगला सवाल देखते हैं। शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक खुला उपकरण है। हम इनमें से किसे संदर्भित कर रहे हैं। प्रश्न को दोबारा से समझते हैं। शिक्षक द्वारा व्यवहार घटना के तथ्यात्मक विवरण को रिकॉर्ड करने और विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से समझने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। यानी कि वास्तविक रूप से समझने में, तथ्यात्मक विवरण को भी समझने में, व्यवहार और घटना को भी रिकॉर्ड करने में, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात इसमें से वो कोई भी चीज़ नहीं है जिनमें हम इन सब तथ्यों को कह सकते हैं कि इसे ये चीज़ कहेंगे। अवलोकन भी नहीं कहलाएगा वो, ना रेटिंग कहलाएगा, ना वो चेकलिस्ट कहलाएगा। रेटिंग वो होता है जिसमें रेटिंग देना कि इस चीज़ को इतना रेट दिया, इसको इतना रेट दिया, इसको इतना, इसको इतना, इसको इतना, इस प्रकार से वो होती है रेटिंग। चेकलिस्ट वो होती है कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, तो इस प्रकार से उसे चेकलिस्ट कहेंगे। अवलोकन का मतलब होता है उसका समग्र अध्ययन। तो यहाँ पर इसका डी आंसर हो जाएगा, अर्थात इनमें कोई भी विकल्प नहीं है जो इसकी इन बातों को समाहित कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि असाधारण बच्चों के लिए उपचार के विवरण जो भी हों, हमारा मुख्य कार्य किसी विशेष बच्चे को खालिस्तान बनने में सहायता करना होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डी, अर्थात अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपने पर्यावरण के लिए पर्याप्त रूप से समायोजित होना चाहिए।
बनने में सहायता होनी चाहिए असाधारण बच्चों के लिए उपचार के लिए। तो इसका से डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्या और उन संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। यानी कि जो संख्या और संक्रियाओं और मात्राओं का ज्ञान या मात्राओं का मापन, ये शिक्षण संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत रखा गया था एनसीएफ 2005 में। इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। राम खेल रहा है और 3 गेंदों को निम्न प्रकार से रखता है। थोड़ा सा इस संक्रिया को समझना है, उसके बाद ही हम इसका उत्तर दे पाएंगे कि राम क्या कर रहा है, खेल रहा है। राम खेल रहा है, इन्होंने 3 गेंदों को सबसे पहले ऐसे रखा, फिर 3-3 के 2 जोड़े बनाए, फिर 3-3 के 3 जोड़े बनाए। तो क्या वो खेल खेल में गेंदों को सजा कर रख रहा है? मोहन उसके खेल को देखते हुए एक तालिका बनाता है। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ है, जोड़ो या सिंग्स बोलेंगे, और यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स दी है। देखिए पहले यहाँ पर 1 जोड़ा दिया तो इन्होंने 1 लिखा, यहाँ पर 2 जोड़ा दिए तो मोहन ने 2 लिखे, यहाँ पर 3 जोड़ा दिए तो यहाँ पर 3 लिखे। अब यहाँ पर देखिए इसमें 3 गेंद हैं तो इसमें 3 लिखा, इसमें 6 हैं तो इसमें 6, और इसमें 9 है तो 9। तो आप इन दोनों संक्रियाओं के माध्यम से बताएंगे कि क्या सही आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले राम खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, या राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, या राम या मोहन दोनों ही खेल रहे हैं, या राम गणित कर रहा है और मोहन खेल रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ऊपर वाली संक्रिया में राम गेंदों के माध्यम से खेल रहा था जबकि मोहन गणित कर रहा था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। ह्यूरिस्टिक ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है खोज करना या रिसर्च करना या अनुसंधान करना। तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? खोज करना। ह्यूरिस्टिक एक विधि आई थी जिसके माध्यम से हम प्रयोग करके या करके सीखने पर बल देते हैं, और इस विधि के खोजकर्ता थे आर्म स्ट्रॉन्ग। क्या कौन थे? आर्म स्ट्रॉन्ग। आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण विधि है और इसके बारे में पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी गणितीय अवधारणाओं को ठोस वस्तुओं के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता है। यह कथन गणित की किस विशेषता को इंगित करता है? जो भी अवधारणाएं हैं उन्हें ठोस वस्तुओं के माध्यम से ही नहीं सीखा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? सी, अर्थात वो अमूर्तता के अंतर्गत भी आती हैं जिन्हें हम छू या स्पर्श करके या देख के नहीं सीख सकते, उन्हें हम समझ के आधार पर ही सीख सकते हैं या अमूर्तता के आधार पर ही सीख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पाठ्यक्रम निर्माण का मुख्य चरण क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात दिए गए विकल्प सभी होने चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य भी तैयार होना चाहिए, शामिल की जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु का चयन भी अच्छे से होना चाहिए, सामग्री को व्यवस्थित भी होना चाहिए। इस प्रकार से इसके तीनों आंसर हो जाएंगे और डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए उपचारात्मक शिक्षण के चरणों का क्रम क्या होना चाहिए? यानी कि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है उसका क्रम क्या होना चाहिए? आप देख सकते हैं इन कोडवर्ड में इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, अर्थात पहला, तीसरा, चौथा, फिर दूसरा और पांचवा। सबसे पहले क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का विश्लेषण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विश्लेषण होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों का विश्लेषण होना चाहिए, फिर उद्देश्य होना चाहिए, फिर पाठ्यक्रम को अपनाना चाहिए, और फिर उसके बाद रणनीति का चयन करना चाहिए, और अंत में हमें उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो इसका कोड वर्ड के अनुसार सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। शिक्षण सहायता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी, अर्थात
उपरोक्त सभी विकल्प इसके सही हैं। शिक्षण सहायता कठिन अवधारणा व अमूर्त विचारों को समझने में मदद करता है। यह समझने में उपयोगी है। शिक्षण सहायता उन छात्रों को मनोरंजन प्रदान करती है जो विषय में रुचि रखते हैं। शिक्षण सहायता छात्र को सीखने के लिए प्रेरित भी करते हैं। इस प्रकार से इसके तीनों आंसर हो जाएंगे और उपरोक्त सभी इसका आंसर टिक करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, क्या है सबसे प्रभावी? गैर अनुमानित या अनुमानित, प्रत्यक्ष या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए सी, अर्थात जो प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से हम सीख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण कहा जाता है। आप ये समझिए, किसी कक्षा में किसी बालक को आप किसी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, वो उस उदाहरण या उस वस्तु को आप कक्षा में प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको ग्रहण या अधिगम कर पाएगा, तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा गणित में एक बच्चे के कमज़ोर क्षेत्रों को पहचाना जाता है उसे क्या कहेंगे? यानी कि देखिए यहाँ पर कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका डी आंसर हो जाएगा, निदानात्मक कार्य कहलाता है। यानी उसकी कमी या कमज़ोर क्षेत्रों को पहचानना निदानात्मक कार्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शैलजा किसी संख्या को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के तौर पर 4 बराबर 2 प्लस 2 भी लिखेंगे और 4 बराबर 1 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। वो संख्याओं के किस विकास का चरण है? यानी कि वो इन संख्याओं को इन रूप में बता रही है, तो वो कौन सा चरण है? मात्रात्मक, विभाजन, गुणनखंड या गणनात्मक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात विभाजन बता रही है। वो बांट बांट के बता रही है कि इसे 2 2 भी लिख सकते हैं व 1 3 भी लिख सकते हैं, यानी कि वो विभाजित करके बता रही हैं। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। गणित की कक्षा में एक शिक्षक को सहाय युक्त नहीं होना चाहिए, यानी कि क्या नहीं करना चाहिए, सीधी बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात उज्ज्वल छात्रों पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, जबकि पिछड़े ज्ञान के अंतर का आकलन भी पिछले ज्ञान के अंतर का आकलन भी करना चाहिए। अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना चाहिए और छात्रों को प्रेरित भी करना चाहिए। तो इसका यहाँ क्या हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीयकरण बच्चों के लिए गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। तो गणितीयकरण का अर्थ क्या है? यहाँ पर गणितीयकरण का अर्थ हो गया है, जैसे गणितीयकरण का मतलब होता है गणितीय प्रदर्शन, तर्क और अमूर्तता भी होती है, तार्किक निष्कर्ष भी होते हैं। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी विकल्प। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी विकल्प। गणितीकरण का क्या अर्थ है? गणितीय प्रदर्शन भी है, तर्क अमूर्तता भी है, तार्किक निष्कर्ष भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गणित में विद्यार्थी को कार्य देना है, क्या है गणित में विद्यार्थी को कार्य देना? तकनीक, ए बी विचार, शिक्षण का सिद्धांत या शिक्षण के मैक्सिस? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्थात तकनीक है। गणित में विद्यार्थियों को कार्य देना भी एक टेक्निक है। तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सही विकल्प चुनें, जैसे कि 125 का 5% 6.25 है, सत्य है या असत्य है? इस प्रकार के प्रश्न किससे संबंधित हैं? वैकल्पिक उत्तर से या समापन प्रकार से या सरल स्मरण से या बहुविकल्पीय प्रकार से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अर्थात वैकल्पिक उत्तर के प्रकार से हैं। यानी कि सत्य और असत्य दो विकल्प दिए ना, तो इसका वैकल्पिक उत्तर कहलाएगा ये। ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हर बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह विशेषता है। कैसी विशेषता है? चूँकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर सब लिखना चाहिए। सब बच्चे को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है, यह कैसी विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गणित में निगरानी का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाएगा? निगरानी का अध्ययन। यदि सभी बच्चों की साइड ध्यान दिया जाएगा तो वो निगरानी ही होती है, और इसका बी आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल देखते हैं कि गणित में व्याख्यान रणनीति का मुख्य दोष क्या है। व्याख्यान रणनीति का दोष क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अर्थात जिस सभी दोष हैं, एक तो वो निष्क्रिय हो जाती है कक्षा, गैर मनोवैज्ञानिक भी है व्याख्यान विधि। अब व्याख्यान विधि को समझ सकते हैं कि शिक्षक किसी टॉपिक के बारे में व्याख्यान कर रहा है, छात्र सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, इसका कोई निश्चय नहीं होता है। तो देखिए, तो निष्क्रिय क्रिया कक्षा भी हो जाती है, और ये कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है इस प्रकार की पढ़ाने का, और इससे मोटिवेशन या प्रेरणा की कमी भी हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो गणित की परियोजनाओं के बारे में बताना है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो आप ऑप्शन को देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, ये गलत है। यानी कि जो परियोजनाएं हैं मैथमेटिक्स की, वो सिर्फ अंक प्रदान करने के लिए नहीं है, जबकि अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, समस्या समाधान करने के लिए है, और अंतर्विषयी अनुबंधन को जानने या स्थापित करने के लिए भी जरूरी होती हैं जो गणित की परियोजनाएं होती हैं, ना कि केवल अंक को प्राप्त करने के लिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री या टीएलएम कक्षा 4 के छात्रों के लिए 1/10 या 1/100 से अधिक है, यह समझने के लिए सबसे उपयुक्त क्या है। संख्या चार्ट, पोस्टर, 10x10 वर्ग ग्रिड या डाइंस ब्लॉक। आपको छात्र को क्या बताना है कि 1/10 1/100 से अधिक है, यानी कि बड़ा है, तो आप इसके लिए क्या यूज़ करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके लिए आप ग्रिड का प्रयोग करेंगे, 10x10 का ग्रिड लेंगे, आप उसके माध्यम से इसे बताएंगे। सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम गणित के महत्व का कारण नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो गणित का महत्व नहीं बता रही है। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए सी, अर्थात यांत्रिक संगणना गणित के महत्व को नहीं बताती है, जबकि सभी विज्ञान का आधार भी गणित मानी जाती है, निर्णय लेना भी गणित के अंतर्गत आता है, और अंतर अनुशासनात्मकता भी गणित के अंतर्गत आती है। यांत्रिक संगणना गणित के महत्व को नहीं बताती है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कक्षा में एक बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक खाली स्थान को छोड़कर उद्देश्य रखता है, यानी कि इनमें से वो कौन सी चीज़ है जिसे छोड़कर उसके उद्देश्य को रखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अर्थात सही उत्तर को ज्ञात करना मात्र उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जबकि जोखिम लेने के डर को भी खत्म करना चाहिए, पूर्व ज्ञान का लाभ भी उठाना चाहिए, एक ही समस्या के लिए अधिक से अधिक दृष्टिकोण भी अपनानी चाहिए। केवल उसका सही उत्तर पाना ही उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। यानी कि गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए क्या सबसे पहले करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति से समय और प्रयास की बचत होती है। क्या होती है? बचत होती है, यानी कि समय की भी बचत होती है, और आप बार बार परेशान ना हो इसकी भी बचत होती है मौखिक रूप से समस्या हल करने से। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ऐसी लगातार प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आप ज़रूर ही देखें। इन शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप अपना अच्छा रिवीजन करें और आप ज़रूर ही परीक्षा में सफल हों। अंतिम प्रश्न को देखते हैं आज के, कि एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरी और कठिनाइयों को खोजने के लिए क्या प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए
निदानात्मक। इससे पहले वाले प्रश्न में भी हम इस प्रश्न को कर चुके हैं कि कमजोरियां और कठिनाइयों को खोजने के लिए ये कौन सा उपाय या परीक्षण होता है, तो वो निदानात्मक या डायग्नोस्टिक परीक्षण होता है, और इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।